इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लोकोक्ति के बारे में। किसके बारे में बाबू? लोकोक्ति। ये लोकोक्ति क्या होता है ध्यान से समझेंगे। देखिए जो लोकोक्ति है ना बाबू, इसको ना इंग्लिश में प्रोवर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? प्रोवर्ब। प्रोवर्ब को ही हिंदी में क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। और लोकोक्ति का जो दूसरा नाम होता है ना, ये कहावत होता है। लोकोक्ति का दूसरा नाम क्या होता है? कहावत होता है। और कहावत और लोकोक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? प्रोवर्ब कहते हैं। ठीक है। मुहावरा के बारे में आपको बताए थे कि जैसे आंखों का तारा होना मीन्स अत्यंत प्यारा होना, तो अत्यंत प्यारा व्यक्ति को ही हम लोग बोलते हैं आंखों का तारा। अच्छा देखिए, मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है? जो मुहावरा होता है, मुहावरा जो होता है यह वाक्य का एक अंश होता है, एक हिस्सा होता है जिसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है, पूर्ण अर्थ नहीं होता। लेकिन जो लोकोक्ति होता है ना, जो कहावत होता है, इसका एक पूर्ण अर्थ होता है। इसका एक पूर्ण क्या होता है? अर्थ होता है। लोकोक्ति दो शब्द से बना है बाबू। लोकोक्ति कितने शब्द से बना है? दो शब्द से। एक लोक है, एक क्या है? लोक है। और दूसरा शब्द है इसमें उक्ति। दूसरा शब्द क्या है? उक्ति है। लोक और उक्ति से आपका क्या बना है? लोकोक्ति बना है। अच्छा, लोक माने क्या होता है? आप लोकतंत्र के बारे में पढ़े हैं ना, तो लोक मीन्स होता है लोक, और तंत्र मीन्स क्या होता है? शासन। यानी कि जो जनता के द्वारा है, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है, जो जनता पे क्या करता है? शासन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी। अच्छा, दो तरह का तंत्र होता है। तंत्र माने होता है शासन, तंत्र माने शासन। एक राजतंत्र होता है और एक लोकतंत्र। आज भी आप दुबई में जाएंगे ना, तो वहां पे आपको राजतंत्र मिलेगा। क्या मिलेगा? राजतंत्र। लेकिन भारत में क्या राजतंत्र है? भारत में राजतंत्र मुगलों के टाइम में भारत में राजतंत्र हुआ करता था, जब शाहजहां का शासनकाल था, औरंगजेब का शासनकाल था, समझ रहे ना, तो उस समय राजतंत्र हुआ करता था, समझ रहे। लेकिन अभी भारत में क्या चल रहा है? लोकतंत्र। तो लोक का अर्थ होता है लोग। लोक का अर्थ क्या होता है बाबू? लोग होता है। और उक्ति का अर्थ होता है बाबू प्रसिद्ध। यानी कि लोगों के बीच में जो प्रसिद्ध बातें हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? लोक। उसी को लोकोक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकोक्ति। जैसे कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान कम होता है वो बढ़ चढ़कर बोलता है। या आप कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर पे जो चीज होता है उसकी कीमत आपको पता नहीं होता है, मतलब उसको इज्जत ज्यादा नहीं देते हैं। तो घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब किसी चीज को बहुत कम करके आंकना, मतलब उसका ज्यादा वैल्यू नहीं देना, ज्यादा उसका मूल्य नहीं देना, उसी को बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। बस। या घर का मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब जिस चीज का वैल्यू आप ज्यादा नहीं देते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब जिसके पास ज्ञान कम है और बढ़ चढ़ के क्या करता है? बोलता है, उसी को बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। तो आज के इस क्लास में हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं किसके बारे में? लोकोक्ति के बारे में। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे बाबू? प्रोवर्ब करेंगे। आइडम्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आइडम्स का मतलब क्या होता है? मुहावरा होता है। जैसे 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि लोकोक्ति क्या होता है। चलिए देखें लोकोक्ति क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। जो लोकोक्ति है बाबू, इसी को क्या कहते हैं बताइए? लोकोक्ति को ही क्या कहते हैं? कहावत कहते हैं। ये बात आपको पता है कि नहीं? लोकोक्ति को ही क्या कहेंगे? कहावत कहेंगे। ध्यान से समझिए, लोकोक्ति को ही कहावत कहते हैं। देखिए लोकोक्ति का दूसरा नाम क्या होता है? कहावत होता है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे बाबू? दोनों को इंग्लिश में कहेंगे प्रोवर्ब। प्रोवर्ब्स कहते हैं। प्रोवर्ब्स मतलब होता है लोकोक्ति या कहावत। अच्छा देखिए, लोकोक्ति दो शब्द से बना है, एक तो लोक और दूसरा उक्ति। लोक और उक्ति से बना हुआ शब्द आपका क्या है? लोकोक्ति। कितने शब्द से बना है बाबू? दो शब्द से बना है। क्या? लोकोक्ति शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों में प्रसिद्ध बात। लोगों में प्रसिद्ध बात। जैसे देखिएगा ना, कोई कोई आदमी बोलता है अधजल गगरी छलकत जाए, घर की मुर्गी दाल बराबर, समझ रहे हैं ना। ऊंची दुकान फीकी पकवान, ऊंची दुकान फीकी पकवान, समझ रहे हैं ना। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या होता है? कि जिसके पास थोड़ी जानकारी वाला बढ़ चढ़कर क्या करता है? बोलता है। थोड़ी जानकारी वाला बढ़ चढ़कर बोलता है। मन नहीं बजाओ। थोड़ी जानकारी वाला क्या करता है? बढ़ चढ़कर बोलता है। इसी को बोलते हैं नीम हकीम खतरे जान। क्या बोलते हैं? नीम हकीम खतरे जान। इंग्लिश में बोलते हैं ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। समझ रहे हैं ना? ए लिटिल नॉलेज इज क्या? डेंजरस थिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे? अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब क्या होता है? थोड़ी जानकारी वाला बढ़ चढ़कर बोलता है। जैसे इस पे आप वाक्य बना सकते हैं कि कोई लड़का ने थोड़ा बहुत पढ़ना क्या जान लिया, अच्छे अच्छे पढ़े लिखों से टकरा जाता है। ठीक है। सच ही कहा गया है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, भारी गगरी चुपके जाए। इसका मतलब कि जो व्यक्ति जिसके पास ज्ञान होता है, मतलब जानकारी होती है, वो शांतचित्त होता है और जब उसको अवसर मिलता है तभी बोलता है।
बड़बड़ाता ज्यादा नहीं, बक बक ज्यादा नहीं करता। देखिए वैसे लोगों को भी समाज में रिस्पेक्ट मिलता है जो सिचुएशन के अनुसार बोलता है। और एक बात याद रखिएगा, इंसान के अंदर ये स्किल हमेशा से होनी चाहिए कि जितना जरूरत हो उतना ही बोलिए, जितना जरूरत हो उतना ही बोलिए। इसके लिए एक प्रोवर्ब आता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसका हिंदी होता है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, संस्कृत में कहा जाता है अति सर्वत्र वर्ज्यते। आप ज्यादा खा लेंगे तभी दिक्कत है। ज्यादा देखिए कोई भी काम अधिक जो का किया जाता है ना वो हमेशा के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। जैसे ज्यादा बोलिएगा लोग पसंद नहीं करेंगे, जितना आपको क्षमता है खाने की उससे ज्यादा खा लीजिएगा सेहत खराब हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ज्यादा का मतलब क्या, ज्यादा सोइएगा तभी बीमार पड़ जाइएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ज्यादा सोने से भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, याद रखिएगा। तो अति सर्वत्र वर्ज्यते का मतलब क्या होता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसलिए हमें कोई भी काम संतुलित ढंग से करना चाहिए। संतुलित मतलब क्या, पर्याप्त मात्रा में, जितनी जरूरत हो उतना ही काम करना चाहिए। 4 रोटी का भूख है 4 ही खाएंगे, 40 खाएंगे तो क्या हो जाएगा, तबीयत खराब होगा ही होगा। तो याद रखिएगा, अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का क्या अर्थ होता है? इस कहावत का अर्थ होता है कि थोड़ी जानकारी, जिसके पास ज्ञान कम होता है ना वो बढ़ चढ़कर बोलता है, बढ़ चढ़कर क्या करता है, बोलता है। अगला है घर की मुर्गी दाल बराबर। है बाबू, घर की मुर्गी दाल बराबर। आप देखिएगा ना कि कोई व्यक्ति होता है ना, चाहे वो बाहर कितना भी उसको इज्जत मिले, चाहे कितना भी रिस्पेक्ट मिले, अपने घर में उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। और आप देखिएगा गांव का कोई व्यक्ति कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी कामयाब हो जाए, कितना भी सफल हो जाए, लोग वही कहते हैं वही फलानवा का लड़का, फलानवा के लड़की, मतलब ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते। तो घर की मुर्गी क्या, दाल भात। इसका मतलब क्या होता है कि अपने पास की जो चीज होती है ना उसका महत्व नहीं होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अपने घर का खाना उतना टेस्टी नहीं लगता है, लेकिन पटीदार के यहाँ बना हो तो महक बहुत अच्छा लगता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अपना घर कुछ भी बना हो तो टेस्टी नहीं लगेगा, पटीदार के यहाँ कुछ महक आ गया, आहा बड़ा बढ़िया बनाया है। समझ रहे ना? तो घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब क्या है कि अपने पास की जो चीजें होती है उसका महत्व नहीं होता है, इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जैसे संजय के पिता एक अच्छे कवि हैं। आप एक देखिएगा ना, मास्टर का लड़का जो होता है ना, बहुत कम आपको टीचर का लड़का मिलेगा ना जो कामयाब होता है। कामयाब समझते हैं मतलब बनल होता है, ज्यादातर पगला छगला हो जाता है मास्टर का लड़का। समझ रहे हैं ना? रीजन आपको बताते हैं क्या, इसका रीजन आपको क्या है। मैक्सिमम जो टीचर है ना, बच्चों के लाइफ के साथ खेलने की उनकी क्या हो गई, आदत हो गई। टीचर भी अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। समाज को दो ही ऐसे समझिए, समाज जो होता है ना, ये समाज जो चल रहा है, ये जो देश चल रहा है, कहा गया है कि द टीचर इज वर्ल्ड क्रिएटर, द टीचर इज वर्ल्ड क्रिएटर। जिस तरह से ब्रह्मा ने सृष्टि का क्या किया है, रचना किया है, ठीक उसी प्रकार से एक शिक्षक जो होता है वो समाज का रचना करता है। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, बेस्ट टीचर होंगे तभी तो वो बेस्ट नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपके पास भी बेस्ट टैलेंट होगा। लेकिन देखिए क्या हुआ, कभी कभी आप देखे होंगे ना कि बिहार की आप बात कर लीजिए, इसके पहले आप शिक्षा का स्थिति देखेंगे ना, बिहार में बहुत बदतर स्थिति था। मतलब कि जिसका सरकारी नौकरी हो जाता है ना, उसको लगता है कि एकदम बपौती नौकरी मिला हुआ है, काम करेंगे चाहे नहीं करेंगे, सैलरी तो हमको मिल ही रहा है। तो जा करके लोग स्कूलों में क्या करते थे, टाइम पास करते थे। बात समझ रहे हैं? अभी देखिए सरकार कितनी एक्टिव हो गई, ऑनलाइन अटेंडेंस बन रहा है टीचर का। बात समझ रहे हैं कि नहीं? पहले था कि आप कभी जाके कभी अटेंडेंस भर देते थे, अब ऐसा नहीं है। अगर आप 9 बजे से 10 मिनट पहले स्कूल में नहीं आते हैं, 9:15 के बाद आपका अटेंडेंस डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, आपका पेमेंट कट जाएगा। तो लोगों के अंदर ये क्या बन गया, डर बन गया। टाइम से लोग जा रहे हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। एक विद्यालय में टीचर नहीं जाते थे। अच्छा, टीचर अच्छे से बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते थे कि अगर सरकारी स्कूल में अच्छा से पढ़ाएंगे तो भीड़ होगी, हमको डेली इतना क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जिसके कारण बच्चों के लाइफ से जो टीचर खेले उनका लड़का भी उसी तरह से हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कभी भी आप विद्यार्थियों के साथ कोई भी खेलेगा आपके लाइफ से, उसका भी लाइफ अच्छा नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? जैसा को तैसा, एज यू सो सो यू रीप। समझ रहे हैं ना? एज यू सो सो यू रीप का मतलब क्या होता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मतलब आप जिस तरह से किसी के साथ बिहेव करेंगे ना, आपके बाल बच्चों के साथ भी वैसा ही बिहेव होगा। तो आप अपनी कर्तव्य समझिए, शिक्षा की जो मर्यादा है, आपको ड्यूटी मिला है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप पढ़ाइए ना भाई, उसी के लिए ना आप हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो इसका मतलब क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब है। देखिए कोई कवि होता है ना, मतलब कहने का मीन्स क्या है कि टीचर, एक शिक्षक जो होता है ना, बाहरी बच्चों को पढ़ा देगा जितना चाहिए पढ़ा, लेकिन अपने घर के बच्चा को वो चाहे कि हम पढ़ा लें, ये संभव नहीं है। घर का लड़का घर के आदमी से नहीं डरता है, वही बाहरी टीचर आएगा तो उससे डरेगा।
और जो घर का टीचर होगा उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देगा, बातें नहीं सुनेगा, बस में मजाक उड़ाना शुरू कर देगा, बस में। तो एक शिक्षक बाहरी बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन अपने घर के बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि बच्चों के मन में भी वही होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर है। पर वह अपनी कविताओं को पुष्कर के पास दिखलाने जाता है। ठीक है, कह रहे कि ठीक में यह बात कही गई है, घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब घर पे कोई ट्विटर है, शिक्षक है, लेकिन आप पड़ोसी के पास जाकर के क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यानी अपने घर के व्यक्ति का या अपने घर की चीजों का आपके पास ज्यादा वैल्यू नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, महत्व नहीं है। बात समझ में है कि नहीं है? आगे हम लोग बढ़े। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? कहावत या लोकोक्ति। कहावत या क्या? लोकोक्ति। समझ रहे हैं ना? एक होता है ना ग्रेट क्राई लिटिल वुल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाबू, अंग्रेजी में कहते हैं ऊंची दुकान, ये सॉरी, ग्रेट क्राई लिटिल वुल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रेट क्राई लिटिल वुल। हिंदी में बोलते हैं ऊंची दुकान फीकी पकवान। कुछ लोग होते हैं ना आवश्यकता से ज्यादा फेंकते हैं, आवश्यकता से ज्यादा क्या करते हैं? फेंकते हैं। मतलब आप जाएंगे ना तो उनके पास 52 बीघा जो है ना जमीन होगा, और जब घर पर आप जाएंगे ना तो सही से साग सब्जी उनके यहाँ नहीं मिलेगा। एक एक लोग होते हैं, कहते हैं कि यहाँ से देख रहे हैं, जहां तक आप देख रहे हैं ना वहां तक जमीन मेरा है, माने जहां तक आपको दिखाई दे दे क्या है, सब मेरा है। अच्छा, कौन सा काम? ये कहा, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मीन्स ये क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत माने दिखावा करते हैं। क्या करते हैं बाबू? दिखावा करते हैं, बढ़ चढ़ कर क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। ऊंची दुकान फीकी पकवान का मतलब सिर्फ बाहरी दिखावा, उनके पास कुछ होता नहीं है, धरातल पर रियल में उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन दिखावा ऐसा करेंगे जैसे लखनऊ के नवाब हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लखनऊ का नवाब सुने आप लोग? लखनऊ के नवाब के पास बहुत ये था, समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मीन्स ये है कि ऊंची दुकान फीकी पकवान का मतलब क्या है? देखिए बाबू, कह रहे हैं ना, कह रहे हैं बार बार इस विद्यालय का विज्ञापन पढ़कर मैंने अपने बेटे का नामांकन इस विद्यालय में करवाया। कभी कभी देखिएगा विद्यालय में कहेगा ना कि A to Z व्यवस्था है, एकदम फुली एसी क्लासरूम है, डिजिटल क्लासरूम है, लाइब्रेरी की व्यवस्था है, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है, ऑनलाइन अपने बच्चों को देख सकते हैं, बस में जीपीएस लगा हुआ है, बच्चा में भी जीपीएस लगा हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम पूरा माने लगेगा ना, मंथली छोड़िए ना, वीकली छोड़िए ना, डेली टेस्ट होता है। समझ रहे हैं ना? यहां से ही बच्चा डायरेक्ट सेलेक्ट होकर के बॉलीवुड में जाता है। समझ, पूरा एकदम भव्य ये रहेगा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ दिखा देगा। और जब आप जाइएगा ना तब पता चलेगा कि चौक से डस्टर, डस्टर है तो चौक नहीं है, चौक है तो डस्टर नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कुछ विद्यालय ऐसा होता है ना जो नामांकन के टाइम में, एडमिशन के टाइम में बहुत सारा शर्त आपको दिखाता है, A to Z व्यवस्था है आपके पास। और जब बच्चा पढ़ता है तो 2 साल के बाद भी उसको A फॉर एप्पल याद नहीं रहता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो ऐसा भी विद्यालय आपको मिल जाएगा, पर उतना है, उतना का उतना ही जानता है। उतना का उतना ही मतलब क्या? जितना आप ले जा करके नामांकन कराए थे, बच्चा में किसी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो मैं तो ऊंची दुकान फीकी पकवान में पड़ गया। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहरी दिखावा करते हैं, उनके पास वो चीज होता नहीं है, बट वो दिखाते हैं कि मेरे पास क्या है, सब कुछ है। इसी को बोलते हैं ऊंची दुकान फीकी पकवान। आपके यहाँ कभी कभी आपके परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं, बात समझ रहे हैं ना, जो आपको लगेगा कितना मानती हैं हमको, बहुत मानती हैं, कहेंगे जानते हैं बबनी आपके लिए कपड़ा खरीदे थे, समझ रहे हैं, लेकिन हुआ क्या ना कि जल्दी जल्दी में बेडवे पे छूट गया, लेकिन अगले बार आएंगे तो जरूर लेके आएंगे। अच्छा, उसके बाद कहेंगे जानते हैं बबनी सूटकेस में कपड़ा है, आते जल्दी जल्दी में चाबी वहां छूट गया, अब कैसे सूटकेस तोड़ेंगे? समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो लगेगा अपना कलेजा निकाल के आपको दे देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? और बाद में पता चलेगा कि जा। अच्छा, एक कहानी बहुत बेहतरीन है आपका हिंदी वाला में, उसमें एक जो नौकर होता है, क्या नाम होता है नौकर, ये बहादुर। बहादुर चैप्टर में आप देखेंगे ना कि एक लेखक के रिश्तेदार होते हैं, तो लेखक के रिश्तेदार जब भी आते हैं ना तो कुछ बहाना लेकर के आते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? उनका 11 रुपया चोरी हो जाता है। कितना रुपया? 11 रुपया। कहती है कि जानते हैं छुट्टा कराए थे तो 3 रुपया रिक्शा वाले को दिए और बाकी पैसा इहमें रखे थे, समझ रहे हैं ना? थोड़ा बहादुर से पूछिए तो बहादुर नहीं ना लिया है, तो लेखक पहले पूछती है कि बहादुर देख चुपचाप पैसा दे दे मेरा, नहीं तो मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझ रहे हैं ना? अच्छा, उसका हस्बैंड आता है तो उसका झोंटा पकड़ लेता है बहादुर का, कहता है आज तुमको हम एकदम तुम्हारा औकात दिखा देंगे। उसके बाद लेखक की पत्नी जो उर्मिला होती है, लेखक की पत्नी का नाम क्या होता है? उर्मिला। उर्मिला होती है कि निर्मला होती है? निर्मला होती है, निर्मला होती है। निर्मला कहती है कि बहादुर तुम बताएगा कि नहीं बताएगा? एक तमाचा दे देती है,
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? वो बहादुर जब पहली बार घर आया रहता है ना तो लोग उसको बहुत इज्जत देते हैं, और जब कुछ दिन तक रह जाता है तो वही घर का मुर्गी क्या हो जाता है, दाल बराबर हो जाता है। उसका एक बेटा होता है लेखक का, जिसका नाम किशोर होता है, और किशोर भी क्या करता है, अपने शरीर का मलवान करवाता है, माने मालिश करवाता है अपने शरीर का। अपना जो साइकिल होता है, कहता है उसको डेली तुमको धो करके एकदम उसमें फेयर लवली लगा देना है, बात समझ रहे हैं ना, पॉलिश करके रखना है। जब कभी वो पॉलिश नहीं कर पाता है ना, अगले दिन उसको खूब मारता है और कहता है सुअर का बच्चा। क्या कहता है, सुअर का बच्चा कहता है। बाद में जब पूरा ये लोग करके थक जाते हैं तो एक दिन लेखक आके कहता है कि जब पैसा तुम लिए हो तो दे दो, वो भी धके एक तमाचा लगा देता है, समझ रहे हैं कि नहीं। और इस पर जो है ना, जो वो भाग जाता है, घर छोड़ के भाग जाता है। बाद में लेखक कहता है, अपनी पत्नी से जब पूछता है तो कहती है जानते नहीं है, मुझे पता है वो लोग कुछ ले करके नहीं आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं ना तो कोई ना कोई यहाँ पे दोस्त लगाते रहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऊंची दुकान फीकी पकवान का मतलब क्या होता है बाबू, है ऊंची दुकान फीकी पकवान का मतलब सिर्फ बाहरी दिखावा करना, समझ है ना। चोर चोर मौसेरा भाई, चोर चोर मौसेरा भाई, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बुरा काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना, क्या कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, और वह व्यक्ति आपको भी कहता है कि आइए हमारे साथ मिल जाइए, हम लोग दोनों आदमी मिल करके और गलत काम करेंगे और आधा तोर आधा मोर स्वाहा, आपस में ही क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो कह रहा है ना कि देखिए बुरे आदमियों का परस्पर संबंध हो जाता है, बुरे आदमियों का परस्पर क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है। कि जैसे कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और किसी ने देख लिया तो कहेगा अब हम कह देंगे, बात समझ रहे हैं। जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया तो कहता है एक काम करो, थोड़ा सा तुम भी इसमें से ले लेना, लेकिन ये बात कहीं लीक मत करना, और आपस में ही कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं, सामंजस्य बना लेते हैं, आपस में ही क्या कर लेते हैं, परस्पर मित्रता कर लेते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। यानी आप सुने होंगे ना कि नाली का कीड़ा नाली में ही रहता है, बोलते हैं ना कि नाली का कीड़ा नाली में ही रहता है, मतलब कि जो बुरे लोग होते हैं उनकी संगति बुरे हो जाती है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। बुरे की संगति किससे हो जाती है, बुरे लोगों से हो जाती है। कह रहा है कि विजय तुमने तो यह देखा कि वह नेता आकर क्या क्या बोल गया, पर इनकी बातों में हमें न आना है, यह दूसरा थोड़ी निकलेंगे, सभी चोर चोर क्या होते हैं, मौसेरे भाई होते हैं। जीतने के बाद ये भी वही अक्कड़ क्या करेंगे, दिखाएंगे। अच्छा नेता लोगों के साथ देखिएगा, जब वोट आएगा ना बाबू तो उनके हाथ का पोजीशन देखिएगा, ऐसे बोलेंगे आप ही लोग तो सब कुछ हैं, आप जो कहेंगे वही होगा। हाँ देवियों और सजनों, भाइयों और बहनों, समझ रहे हैं। हाँ, आज जब जीत जाएगा तो कहेगा तब ठीक है ना, ठीक है, ठीक है कि ठीक कर दें। देखिएगा नेता का जो चुनाव होता है उससे पहले का पोजीशन ये होता है, और जब जीत जाता है तो उसका पोजीशन ये होता है, कहता है सुधर जाओ, दूध चट्टा जहां लगा अभी होश में आ जाएगा तुम, समझ रहे हैं कि नहीं। तो एकदम अजीब देखिएगा, नेता का पोजीशन चेंज हो जाता है। अच्छा देखिएगा कि जो चुनाव होता है ना उससे पहले नेता जो है ना जनता का पैर पकड़ती है, और जब वो जीत जाता है ना तो जनता आकर के नेता का पैर पकड़, नेताजी, मंत्री जी, माई बाप मेरा काम करवा दीजिए ना, समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता, माई बाप आप ही हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। एकदम वेल डिसिप्लिन में खड़ा रहेगा, नेता कोई आ गया, मंत्री आ गया, विधायक आ गया, तो आप देखिएगा पहले जब विधायक जी जब चुनाव के टाइम में एकदम जा करके घर पे बैठेंगे, ये करेंगे, और जब जीत जाएंगे ना तो आपको 200 मीटर तक नहीं जाने दिया जाएगा, बॉडीगार्ड में आपको घेर लेगा, क्या समझ रहे हैं कि नहीं, डांट के भेज देगा आपको। सुनिए, चोर चोर मौसेरा भाई, यानी कि बुरे आदमियों का परस्पर संबंध क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है बाबू, समझिए। कोई भी व्यक्ति जो होता है जब तक पावर में नहीं रहेगा बाबू, जब तक पावर में नहीं रहेगा तब तक वो आपकी बात सुनेगा। जिस दिन से पावर उसके पास आ गया, पोजीशन आ गया, फिर आपको सुनाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए ज्यादातर ना झंडा और डंडा ढोने में आप विश्वास मत कीजिए। कोई भी नेता जो होता है ना बाबू, कभी आपके घर का खर्चा वो नहीं चला सकता है। 5 दिन 10 दिन जब तक चुनाव है, एकदम मुर्गा का भात, एकदम साड़ी बांटेगा, मुर्गा भात बांटेगा, पैसा बांटेगा, लूट लो हमको जितना लूटना है। और आप जो 5 दिन 10 दिन लूटते हैं ना, तो कोई नेता 5 साल के लिए कुछ बनता है, वो 5 साल आपके पास लूटेगा, 5 साल आपको लूटेगा। और आपकी हिम्मत जो जाके कहीं पे कंप्लेन कर दे, आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप भी वोट देने के टाइम में भाव खाए थे, समझ रहे हैं कि नहीं। अब आप लिए हैं तो आप भी जाएंगे काम कराने के लिए, तो आपको भी देना पड़ेगा। कोई भी नेता चिन्हित करता है किसको किसको हमने पैसा दे करके वोट खरीदा है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद वो क्या करेगा ना, डबल जीरो लगा करके आपसे हिसाब लेगा। जैसे आपको अगर 100 रुपया दिया तो आपसे 10,000 कमाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। 100 रुपया देगा तो 10,000 कमाएगा, और 10,000 दे दिया तो आपसे 10 लाख रुपया कमाएगा,
एक बात समझ लीजिए, छोड़ेगा नहीं आपको। आप आज भी देखिएगा ना, इंदिरा आवास वगैरह आता है, जो गरीब लोग होते हैं, इंदिरा के टाइम में उन्होंने ये किया था कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को पक्का मकान दिया जाएगा। आज के भी समय में वो चीज देखिएगा, इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता है। इंदिरा के टाइम में यह योजना शुरू की गई थी, इंदिरा आवास, समझ रहे हैं ना, जिसमें गरीब जो बीपीएल कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, उनको घर दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, उसमें भी कमीशन होता है। ये 1,80,000 रुपया पास करेंगे, लेकिन याद रखिएगा 60,000 उसमें से मेरा होगा। अगर मंजूर है तो आपका पास करेंगे, नहीं तो इतना लोग बैठे हुए हैं, वो आप ही नहीं है, इतना लोग दूसरा के नाम पर पास कर देंगे, नहीं कर देंगे, उससे ले लेंगे। तो ऐसा चीज हो रहा है समाज में। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कामयाबी पर ध्यान दीजिए, क्या झंडा और डंडा ये ढोने में विश्वास मत कीजिए, अन्यथा जिंदगी भर आप वही करते रह जाएंगे। अरे बाबू देखो, अगला हम लोग देखेंगे, डूबते को तिनका का सहारा। डूबते को तिनका का क्या सहारा, इसका मतलब क्या होता है? डूबते को तिनका का सहारा। कोई व्यक्ति बहुत, मान लीजिए कि बहुत कष्ट में है, या वह व्यक्ति जो है ना बहुत कष्ट में है, और उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत कोई मदद कर देता है, तो वह व्यक्ति कुछ समय के लिए उस कष्ट से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। जैसे असहाय को तनिक भी सहारा काफी होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? असहाय को तनिक भी सहारा क्या होता है, काफी होता है। कह रहा है कि भैया मैं तुम्हारा लाख लाख शुक्रगुजार हूं, इस स्थिति में तुमने पैसे की मदद करके डूबते को तिनके का क्या दिया, सहारा दिया। कह रहा है कि बनने को काम किया, अब मैं अपनी पत्नी का अच्छी तरह से क्या करवाऊंगा, इलाज करवाऊंगा। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन घर में अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो आप मतलब थोड़े से पैसा के लिए आप क्या हो जाते हैं, मोहताज हो जाते हैं। और उस समय कोई व्यक्ति ढाल बन करके, फरिश्ता बन करके, भगवान बन करके आपकी 150 का मदद कर देता है, जो आपके परिवार के जो सदस्य होते हैं वो बच जाते हैं। आप उस व्यक्ति को जिंदगी भर क्या करते हैं, भगवान की तरफ पूछते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, अरे बाबू, याद जो शब्द है या भला जो शब्द है, भला जो शब्द, याद और भला जो शब्द है ना, इसमें आप एक चीज देखिएगा कि इसका जैसे ही आप उल्टा कीजिएगा, याद का उल्टा होता है दया, याद का उल्टा क्या होता है, दया होता है। जब आप किसी व्यक्ति पे क्या करते हैं, दया करते हैं, वह व्यक्ति आपको क्या करता है, याद करता है। दया कीजिएगा तो वह व्यक्ति क्या करेगा, आपको याद करेगा। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये कहता है ना कि जैसे अगर आप किसी पे क्या किए, दया किए, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उस बीमारी में आपने शरीर से या पैसे से, जिस चीज से हुआ, आप क्या किए, उसकी मदद किए, तो जब किसी व्यक्ति पर आप क्या करते हैं, दया करते हैं, तो वह व्यक्ति क्या करता है, याद करता है। और जब किसी व्यक्ति पर आप, जब किसी व्यक्ति का भला करते हैं, जब किसी व्यक्ति का क्या करते हैं, भला करते हैं, तो उस भला से आपको क्या होता है, लाभ होता है। तो यानी कि अगर आप अपना लाभ चाहते हैं तो आप समाज का क्या कीजिए, भला कीजिए। और आप चाहते हैं कि लोग आपको याद कीजिए, आप समाज पे क्या कीजिए, दया कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? अक्सर हम लोग का दुश्मनी अपने पटीदार से होता है, सबसे ज्यादा दुश्मनी पटीदार से होता है। एक बीता जमीन के लिए एकदम कुछ भी हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, खून हो जाएगा, गोली चल जाएगा, समझ रहे हैं ना? लेकिन आप देखिएगा कि जिस दिन आपके घर में आग लगती है, ईश्वर न करे ऐसा हो, जिस दिन आपके घर में आग लगती है, पानी लेकर दौड़ने का काम बगल वाला ही करता है। उस दिन आपका मामा मामी मौसा मौसी आते रह जाएंगे और सारा आग जो है पूरा जला कर राख कर देगा। लेकिन याद रखिएगा, हम लोग को सबसे ज्यादा दुश्मनी किससे, पटीदार से। और जब आपके यहाँ आफत विपत आएगा तो सबसे पहले कौन दौड़ेगा आपके पास, पटीदार। इसलिए हमेशा पटीदार से कोऑर्डिनेशन बना करके रहिए, सामंजस्य बना करके रहिए। अच्छा, बुराई करने से भी लोग याद रखता है कि वह गांव की सबसे अच्छी चुंगली है। आगे नाथ न पीछे पगहा, अब बीच बाजार में नाचे गधा। ऐ सुनिए, कहते हैं कि आगे नाथ न पीछे पगहा, ऐ हल्ला, आगे नाथ न पीछे पगहा, समझ रहे ना? परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके आगे न नाथ होता है और न पीछे पगहा होता है। बिना जिम्मेदार आदमी को गैर जिम्मेदार कहते हैं, जिसको कोई जिम्मेदारी नहीं, समझ रहे हैं ना, उसको गैर जिम्मेदार कहते हैं। कोई घर में देखिएगा, जैसे किसी कोई लड़का होता है, उसके पापा बिजनेसमैन होते हैं, वो सुबह में 8 बजे चले जाएंगे और रात को 8 बजे आएंगे, खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। और उस घर का लड़का जो है ना काफी समझदार है, मैट्रिक इंटर में पढ़ रहा है, लेकिन 5 मिनट के लिए नहीं जाएगा दुकान पर कि पिताजी आप जाइए खा करके चले आ जाइए, तब तक हम बैठे रह रहे हैं। या थोड़ा सा खाना ले जा करके नहीं पहुंचा देगा कि हाँ पिताजी खा लेंगे। अरे कोई भी बाल बच्चा पैदा किस लिए किया है यार, किस लिए किया है? एक पेड़ आप लगाते हैं छाया के लिए लगाते हैं, फल के लिए लगाते हैं। माँ बाप आपको पैदा किस लिए करते हैं? उनको भी छाया मिले, उनको भी फल मिले। लेकिन ना,
क्रिकेट खेलेगा दिन भर पूरा। देखिए 42 डिग्री टेम्परेचर पर लड़का को क्रिकेट खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कह दीजिए कि जा करके और 35 डिग्री सेल्सियस पर कह दीजिए कि जा करके थोड़ा सा ये काम कर दो, इतना धूप में जाए, दिख नहीं रहा आपको इतना धूप है, हम नहीं जाएंगे, जवाब दे देता है तुरंत। समझ रहे ना? तो आगे नाथ न पीछे पगहा, बिना जिम्मेदार का होना, बिना जिम्मेवारी का होना, जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास नहीं हो, है बाबू, कुछ भी हो, कुछ भी मतलब समझिए कि कुछ भी बर्बाद हो जाए लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, तो व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए, गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। आप भी घर में है ना, तो आप भी गैर जिम्मेदार होते हैं। मम्मी करते करते मरेगी और आप आराम करते करते मरेंगे, तो घर का कुछ जिम्मेदारी आपको लेके चलना है। देखिए माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं ना कि आप जो है घर का काम करें, माँ बाप यही चाहते हैं कि पढ़ लिख करके आप कुछ करें, लेकिन जब वो चीज आप में नहीं दिखती है, जब आप घर पे भी पढ़ाई नहीं करते हैं, जाकर के पटीदार के यहाँ जाकर के बैठ के टाइम पास करते हैं, तो माँ बाप को जलन होता है कि घर का काम नहीं करेगी, और जब कहिएगा ना कि ये काम है, पढ़ने बैठ जाएगी। ऐसा आदमी होता है, दिन भर माने समझिए कि टाइम पास करने के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन जब कहिएगा ना कि थोड़ा ये काम कर दो, लोग नहीं रहे आपको, हम तो पढ़ रहे हैं, कल टेस्ट है, टेस्ट, आपको क्या पता है पढ़ाई की क्या क्या कीमत होती है, एकदम आदमी लड़ जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये जरूरी है, घर का जिम्मेदारी लेके आपको गैर जिम्मेदार नहीं बनना है, गैर जिम्मेदार नहीं बनना, आपको जिम्मेदारी लेकर के चलना है। सॉरी, रहीम को क्या है, आगे नाथ न पीछे पगहा, खा पीकर उधर उधर डींगे मारता फिरता रहता है। डींगे मारना का मतलब बाबू है हाँकना, समझ रहे हैं ना? डींगे हाँकना मतलब चक्कर लगाते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है, बात समझ रहे हैं ना? तो एक व्यक्ति को गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। आगे नाथ न पीछे पगहा का मतलब है कि व्यक्ति गैर जिम्मेदार जो होता है उसी को बोलते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा। जिम्मेदार व्यक्ति को हर व्यक्ति पसंद करता है, समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार लोग होते हैं उसको हर लोग पसंद करते हैं, और गैर जिम्मेदार को कोई पसंद नहीं करता है। एक बात याद रखिएगा, घर में भी आप गैर जिम्मेदार हो जाएंगे ना, तो घर के लोग आपको इज्जत नहीं देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, देखिए बहुत परिश्रम, कह रहा है कि परिश्रम बहुत करना, लाभ कम पाना, परिश्रम बहुत करना और लाभ कम पाना, इसी को बोलते हैं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। आप बहुत मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपने आप को एकदम झोंक देते हैं और उसका रिजल्ट आपको 0 मिलता है, तो उसी को बोलते हैं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। अथक प्रयास करने के बाद जब व्यक्ति को सफलता नहीं मिलता है, तो उसी को बोलते हैं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। कह रहा है ओह मन कचोट कर रह गया, 2 बीघे में फसल लगाई थी, आज उसमें मात्र 2 मन अनाज निकला, मैं अभागा ही था कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। कोई किसान होता है ना बाबू, जिस तरह से एक पिता को आपकी प्रोग्रेस देख करके बहुत खुशी होती है, एक किसान को खेत में हरियाली देख करके बहुत खुशी होती है, एक शिक्षक को अपना जो विद्यार्थी होता है जो बेहतर करता है, समझ रहे हैं ना, पढ़ने के प्रति जिसका मतलब लगन बहुत ज्यादा रहता है, शिक्षक का लगाव उस विद्यार्थी से ऑटोमेटिक बन जाता है, उसका नाम तक याद हो जाता है। जिसे देखिए क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सबका नाम हमसे पूछिएगा, हमको पता नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में ध्यान रहे ना, ऑटोमेटिक उसका नाम याद हो जाता है, ऑटोमेटिक याद नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक याद, मतलब जिसका नाम याद है समझिए वो क्लास में ठीक है। आज जॉन एकदम बस आया गया जो लेट आता है उसका भी, लेकिन उसका नाम गलत सेंस में याद रखता है, उसको तो आदमी डाइन भूतिन क्या क्या कह करके याद करते हैं, तो डाइन भूतिन किसी का नाम थोड़ी ना होता है। चलिए देखिए, हम काहे किसी को कहेंगे भाई, हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले? तब एक पंथ 2 काज, एक तीर से 2 निशाना, आप लोग सुने हैं? एक तीर से 2 निशाना, जैसे मान लीजिए कि आप गए कोई एक काम करने, याद है यारी इधर आए हैं तो ये भी काम करते जाएं, बात समझ रहे हैं ना? आप याद रखिएगा, इफ यू वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू, इफ यू रूइन टाइम, द टाइम विल रूइन यू। इसका मतलब क्या होता है कि कहा जाता है कि टाइम जो होता है ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, हिंदी में बोलते हैं इसको, गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। आपको क्या लगता है कि ये जो सेकंड चला जा रहा है, ये सेकंड फिर पुनः आ सकता है? नहीं आ सकता है। हर एक सेकंड जो हो रहा है ना, ये जो सेकंड बीत रहा है, ये आपकी लाइफ में दोबारा आने वाला नहीं है। ये जो सेकंड अभी बीता, ये आज की तारीख का, जैसे आज का तारीख कितना है, 18/10/2024 का जो सेकंड बीता, क्या यह फिर 2024 कभी आएगा जिंदगी में? नहीं आ सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय जो होती है ना, गया वक्त कभी हाथ नहीं आता, इसलिए समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और व्यक्ति सबसे अगर सबसे अनवैल्यूएबल किसी चीज को समझता है ना, तो उसका टाइम है।
क्या है? टाइम। आप देखिए, आप 500 का कपड़ा खरीदते हैं और कोई आपका 500 का कपड़ा जो है ना फाड़ दे या उस पे कुछ दाग लगा दे और नया कपड़ा हो, आप उसको एकदम कांचे चबा जाइएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कल ही खरीद के लाए, इतना बढ़िया तुम, समझ रहे हैं? लेकिन देखिएगा, आपका कोई व्यक्ति 5 घंटा खा जाता है, 5 घंटा खा जाता है बकवास में, फिर भी आपको ये लगता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो याद रखिएगा, टाइम जो होता है ना, टाइम कहा गया है कि टाइम इज पावरफुल, टाइम इज पावरफुल। समय से बलवान इस दुनिया में कोई नहीं है। आप समय को, घड़ी को कभी किसी भी चीज में आप नहीं बांध सकते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, समय को आप रोक नहीं सकते हैं। आप कहिएगा सर घड़िया का बैटरिया निकाल देंगे तो समय रुक जाएगा, नहीं रुक सकता है। आपके घड़ी का टाइम रुक जाने से इस दुनिया का घड़ी का टाइम नहीं रुक सकता है। दुनिया में हर चीज को आप बांध सकते हैं, सिवाय किसको? टाइम को। टाइम हमेशा चलते रहता है, गतिशील होता है। बात समझ रहे हैं? आप जगे हैं तभी टाइम चल रहा है, सोए हैं तभी टाइम चल रहा है, बैठे हैं तभी टाइम चल रहा है। आप कुछ भी कीजिए, टाइम चलता रहेगा, वो रुकता नहीं है। देखिए, आप रुक जाते हैं, थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप हार मान लेते हैं, लेकिन समय कभी हार नहीं मानता। इसलिए समय जो होता है ना, इससे बलवान दुनिया में कुछ भी नहीं। इसलिए समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? कहा गया है कि टाइम जो होता है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। समय जो है किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है। एक बार में 2 काम होना है बाबू, एक पंथ 2 काज। कह रहा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं किलिंग 2 बर्ड्स विद ए 1 स्टोन है बाबू, किलिंग 2 बर्ड्स विद ए 1 स्टोन। इसका मतलब होता है एक पंथ 2 काज, या एक तीर से 2 निशाना। समझिए बाबू, आज राम पुस्तकालय में बैठा, पुस्तक पढ़ रहा था, अचानक सामने श्याम दिखाई पड़ा। उसने राम को रुपए देते हुए कहा कि तुमने जो है उधार पैसे मांगे थे वह है। राम के वहां एक पंथ से क्या हो गए? 2 काज हो। एक पंथ से 2 कार्य। एक पंथ से 2 कार्य होने का मतलब बाबू, आप गए थे किसी अन्य काम के लिए और कोई व्यक्ति मिल गया और साथ में आपका वो भी काम हो गया। जैसे कभी कभी आप मार्केट जाते हैं, समझ रहे हैं ना, तो मार्केट में कोई एक सामान खरीदने गए, याद आया कि ये भी चीज बहुत जरूरी था, समझ रहे हैं ना, तो आदमी सोचता है कि इसको भी खरीद के लेके चला जाए। कि आदमी कहेगा नहीं चलो घर चलते हैं, फिर आएंगे तो खरीद लेंगे। समय को बर्बाद नहीं करना है, नहीं तो समय आपको ऐसा बर्बाद करेगा कि आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, अकेले चना भाड़ नहीं फूल सकता है, अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू, 1 फ्लावर नो मेक्स गार्लैंड। क्या बोलते हैं? 1 फ्लावर नो मेक्स गार्लैंड। इसका मतलब होता है एक फूल से माला नहीं बनती। एक फूल से माला बनेगा? माला बनाने के लिए आपको कई फूल चाहिए। बात समझ रहे हैं? एक माला बनाने के लिए कई फूल चाहिए कि नहीं? क्या एक फूल से आप माला बना सकते हैं? लेकिन याद रखिए बाबू, कोई भी घर में आपको बेहतर काम करना हो ना, तो घर का अकेला व्यक्ति घर का सब कुछ नहीं कर सकता है। अकेले घर में कोई भी व्यक्ति, अच्छा बताइए, अकेले आपके पिताजी चाहे कि घर में हम खानों भी बना लें, कपड़ों धो लें, आप ड्यूटियों कर लें, जो है खेती बाड़ी भी कर लें, तो क्या अकेले सब कुछ कर सकते हैं? नहीं। लेकिन सब लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते हैं। मम्मी जो कर सकते हैं वो करते हैं, आप जो सहायता कर सकते हैं आप करते हैं, पिताजी जो होता है बाहर की जो चीजें होते हैं वो देख लेते हैं, तो परिवार कितना अच्छा से चलता है। लेकिन ना, हमको किसी से मतलब नहीं, तो आपको किससे मतलब? आपसे किसको मतलब? बताइए, जब आपको किसी से मतलब नहीं है तो आपसे किसको मतलब है भाई? कौन भूखा तड़प रहा है आपके बिना? कभी इस चीज पर, कभी इस शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए कि हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं। जिस दिन आप किसी को कुछ नहीं समझेंगे ना, आपको भी यहाँ कुछ समझने वाला नहीं है। आप किसी डेगची के मसाला नहीं, आपको भी कोई कुछ समझने वाला नहीं। एक बात समझ लीजिए, आप जब दुनिया को समझेंगे, सबको रिस्पेक्ट देंगे, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। जिस दिन आपके मन में ये हो जाएगा हम किसी को नहीं समझते हैं, सारी दुनिया भी कहेगा तो तू कौन है, तू कौन है? हाँ? जब तुम किसी को नहीं समझता है तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ का नाम आप लोग सुने हैं? यूनिटी इज स्ट्रेंथ का अर्थ होता है एकता में ही बल होती है, एकता में ही बल होते। अगर 5 गो भाई रहता है और 5 में सामंजस्य रहता है तो जल्दी पटीदार जो होता है उस घर वाले से जल्दी नहीं टकराता है। जानता है कि उसमें सामान है, घर में लगेगा सब धोने ना तो कोई बोलेगा नहीं। लेकिन 5 भैया आपस में लड़ जाए, 5 भैया आपस में ही लड़ जाए। जैसे इस पे एक कहानी है बाबू, कि जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति था ना, उसके 4 बेटे थे, लकड़ी वाला, आप लोग सुने होंगे। तो उसने एक एक लकड़ी दिया तोड़ने के लिए, तो चारों आसानी से क्या कर दिए? तोड़ दिए। अब इस लकड़िया को एके में क्या कर दिया? बांध दिया और कहा तोड़ो, सबका पसीना छूट गया। नहीं तो देखिए, ये एक हाथ से अगर सुनो बाबू, एक उंगली से किसी को मारिएगा ना तो आप ही को चोट लग जाएगा। लेकिन ये सारा उंगली को बना करके और एक मुक्का किसी को मार दीजिएगा, उसका नक्शा बिगड़ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? 2.5 किलो का हाथ हो जाएगा। तो याद रखिएगा बाबू, एकता में ही क्या होती है? बल होती है। अगर आप बिखर जाएंगे
एक दूसरे से बैर कर लेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको भला बुरा करके कह के चला जाएगा, लेकिन आप में यूनिटी रहेगी ना तो जल्दी आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, मतलब अकेले कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकते। जैसे एक फूल से माला नहीं बन सकता है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अकेले विकास नहीं कर सकता है। जब तक उसका पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, आसपास के लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके फैमिली मेंबर उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक वह भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इस पे एक कहानी भी है कि बूढ़ा व्यक्ति ने 4 लकड़ी दिया और चारों को तोड़ने के लिए कहा, चारों ने अलग अलग लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया, लेकिन जब चारों को उसने क्या कर दिया, चारों लकड़ी को एक बार जोड़ करके दिया और फिर तोड़ने को कहा, तो उसमें से किसी ने इसे नहीं तोड़ पाया। तो परिवार में भी आपको वैसे ही रहना, यूनिटी के साथ रखना है, एकता के साथ रहना है, किसी से बैर नहीं साधना है, किसी से घृणा नहीं करना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बाबू देखिए अगला क्या है, अगला प्रोवर्ब क्या है, ध्यान से समझिएगा। आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका मतलब क्या होता है ना, मूर्ख धनवान होना, मूर्ख धनवान होना। कुछ लोग देखिएगा ना, हर विभाग में ना आपको घूसखोर मिल जाएगा। क्या? घूसखोर मिल जाएगा। जब आप बिना गांधी जी का जाइएगा काम कराने तो कहेगा ये काम यहाँ थोड़ी होता है ना, नहीं होगा यहाँ। समझ रहे हैं? जैसे गांधी जी को दे दीजिएगा, अरे सुरेश, ए रमेश, थोड़ा देखो तो क्या बात है, जाइए उनसे मिल लीजिए, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख धनवान होना, मूर्ख धनवान होना। कह रहा है उन अफसरों की बात क्या करते हो, घूस के पैसे, ऐ बाबू, घूस के पैसे उनके लिए कह रहा है कि घूस के पैसे 200 रुपए कुछ ज्यादा मायने थोड़ी रखते हैं, वे तो आंख के क्या होते हैं, अंधे होते हैं और गांठ के पूरे होते हैं। मतलब 100-200 रुपया उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब तक 100-200 रुपया दीजिएगा नहीं तब तक वो काम भी आपका नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगला देखिए, नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है ये है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बलवानों का बोलबाला होता है। इसका मतलब क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी बोल। जो पावर में रहता है ना बाबू, कुछ भी कर सकता है। बात समझ रहे हैं? पावर में रहने वाला व्यक्ति, जिस दिन से पावर सीज हो गया उस दिन से व्यक्ति एकदम गाय हो जाता है, जेंटलमैन। समझ रहे हैं ना? तो लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कह रहे हैं कि बलवानों का बोलबाला होता है, मतलब जो व्यक्ति पावर में होता है उसी का क्या होता है, बोलबाला होता है। तुम आश्चर्य में हो, कह रहा है कि तुम आश्चर्य में क्यों पड़ गए हो अजय, आज यह बात कोई नहीं, कह रहा है कि कोई नहीं हुई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह तो शुरू से ही देखने को मिल रहा है। मतलब कि जैसे क्या होता है ना, कि जिस व्यक्ति को पावर मिल जाता है ना, वो अपने मन चाहे ढंग से कुछ भी कर लेता है, उसी को बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जिसके पास पावर नहीं होता है, बस उसको सुनना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से आज की इस क्लास में हम लोग किसके बारे में बात किए, कहावत और मुहावरे के बारे में बात की है। मुहावरे चैप्टर आपका समाप्त हो गया। और लोकोक्ति को ही क्या कहा जाता है, मुहावरा कहा जाता है। ये लोकोक्ति को ही क्या कहा जाता है, कहावत कहा जाता है। ऐसे सुनिए, जितना चीज आपको हम बताए हैं, ये क्या करना है, इसको आप लोग अच्छे से नोट करके और इसको आप लोग याद करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? कल एक और व्याकरण का जो भी चैप्टर है उसको हम देख करके, कल एक व्याकरण का और चैप्टर चलेगा। मंडे से आप लोग का बुक स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? मंडे से बुक स्टार्ट करेंगे। मंडे से आप, और याद रखिए, बुक आपको पढ़ करके आना है। बुक में हम पहले आपको सारांश पढ़ा देंगे, सारांश पढ़ाएंगे, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, लेंदी हो जाएगा, सोने लगेगा, भंगवा जाइएगा आप लोग। कहानी बता देंगे, मेन बात बता देंगे, सब पढ़ा देंगे। समझ रहे हैं ना? लेकिन आप याद रखिएगा, आपको पूरा किताब पढ़ के आना है, पूरा किताब, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछेंगे आपको बीच में से, कहीं से क्वेश्चन पूछ देंगे कि हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। उसको एक बार पढ़ करके आप लोग आइएगा, ठीक है? श्रम विभाजन जाति प्रथा गोधूली भाग 1 जो है, इसको हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद से ये खत्म हो जाएगा तो पार्ट टू तो काफी आसान है, समझ रहे हैं, केवल कहानी है, बहुत बेहतरीन। और उसमें सब है, जितनी भी स्टोरीज है ना, इंस्पिरेशनल स्टोरीज है, वहाँ पे बहुत प्रेरणा है उसमें। बात समझ रहे हैं ना? देखिए, फर्स्ट को पढ़िए चाहे मत पढ़िए, लेकिन सेकंड हिंदी का किताब आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत प्रेरणा स्रोत भी है। बात समझ रहे हैं ना? सेकंड हिंदी जरूर, और उसका कीमत भी ज्यादा नहीं है, 9 से 10 रुपया में किताब मिल जाता है। 5 गो चैप्टर है वर्णिका वाला, हाँ वर्णिका का, उसको जरूर आप लोग पढ़ें, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ते हैं।